हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की DEE CET की पहली क्लास है। आप अपना सिलेबस जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो जनरल नॉलेज का है। आज इससे मुतालिक हम लोग 1500 BC यानी ईसा मसीह से पहले 1500 BC से 1947 तक के जो भी की पॉइंट हैं जिससे आपके सवालात पूछे जाते हैं, जो कि आम मालूमात का हिस्सा है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भर ही लिया होगा। अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत है तो आप मुझसे मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 25 मई 2025 को होगा, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका पेपर 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का, ठीक है। और इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 होंगे, 1 नंबर, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। इसमें से पहला जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज की क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में समझेंगे और उसके की पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तेलुगु मीडियम का सिलेबस है। आप लोग अगर उर्दू मीडियम के हैं तो यहाँ जनरल तेलुगु की जगह जनरल उर्दू हो जाएगी, ठीक है। इससे भी आपके 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। आगे फिर ये मैथ वाला पोर्शन है, टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है इसकी PDF और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। जो लोग इसका हिस्सा नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसका हिस्सा ज़रूर बन जाएं। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, यानी क्लास के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर उसमें दीजिएगा। इसमें पढ़ाने वाले को पता चलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ अपने साथियों को शेयर कीजिए, जो भी यानी DLED की कॉमन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मोबाइल को ऐसे लेटा करके यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत क्लियर दिखेगी। कॉर्नर में सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, एक क्लास ख़ास तौर पे जो उर्दू मीडियम के तालिब इल्म हैं उनको टारगेट करके ली जा रही है। इसमें जो और कुछ पॉइंट है उसको इंग्लिश में भी बताया जाएगा। सबसे पहले 1500 काफ का मतलब कबले, एम का मतलब मसीह, ठीक है। 1500 कबले मसीह क्या है? हिंदुस्तान में आर्यों की आमद, यानी आर्य जो समाज है, आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आर्य समाज की आमद कब हुई थी? 1500 कबल ईसा मसीह, ठीक है। फिर 1000 कबल ईसा मसीह क्या हुआ था? आर्यों की वादी गंगा में पेशरफ्त। क्या हुए थे? लोग वादी गंगा में आकर के बसने लगे थे। आगे 900 कबल ईसा मसीह क्या था? महाभारत की जंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहते नहीं महाभारत छिड़ी हुई है, तो महाभारत की जंग हुई कब थी? तो 900 कबले ईसा मसीह यानी 900 BC, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे है 800 कबले मसीह क्या था? आर्यों की बंगाल में आमद, यानी 800 कबले मसीह क्या? आर्य जो समाज था जो सबसे पहले हिंदुस्तान में आया, ये क्या है? इसकी बंगाल में आमद, यानी बंगाल में इनकी पहुंच बढ़ी। फिर 550 कबल ईसा मसीह क्या होगा? उपनिषद की तसनीफ किसकी हुई? उपनिषद, आपको पता है उपनिषद ये जो है हिंदुओं की
बहुत ही एक ग्रंथ, यानी आप कहेंगे कि जैसे हम लोग की यानी मुस्लिमों की होली कुरान है, इसी तरह उसमें उपनिषद जो है हिंदुओं की एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, उसके बारे में अभी देखेंगे डिटेल से। उपनिषद की तसनीफ पूछा जा सकता है, उपनिषद की तसनीफ कब हुई? 550 ईसा मसीह यानी कब्ल ईसा मसीह। ठीक है, आगे क्या है? गौतम बुद्ध को नरवान हासिल हुआ। नरवान हासिल हुआ का मतलब गौतम बुद्ध दुनिया से चले गए। ठीक है, विलीन हो गए। कब हुआ? 544 बीसी। ठीक है, कब्ल ईसा मसीह। आगे है 326 कब्ल ईसा मसीह, क्या? हिंदुस्तान में सिकंदर आज़म की आमद। ठीक है, यानी बाद में सिकंदर आज़म आए। ठीक है, तो इतने सारे की पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपके सवालात पूछे जाते हैं। देखिए, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध जब विलीन हो गए। ठीक है, जब ये पूछा गया है ना, गौतम बुद्ध को नरवान हासिल हुआ, यही इसी को कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण, इसको नरवान उर्दू में लिखा नहीं, निर्वाण हो गया यानी वो विलीन हो गए। कहा जाता है पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण संत के अनुसार 70 वर्ष की आयु में यानी 70 साल की उम्र में बुद्ध ने घोषणा की कि वो जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसमें हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं देखना है, क्योंकि इनका ब्लेम था कि किसी ने इनको खाना दिया था, उस खाने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर इनकी यानी मौत हो गई। ठीक है, यह बीमार पड़ गए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वो कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये भोजन अतुल्य है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस ये है कि कब हुआ था? इनको 544 बीसी में हुआ था और 70 साल जिंदा रहे थे। ठीक है, आगे चलिए। आगे है 323 कब्ल मसीह, क्या है? सिकंदर की मौत। ठीक है, सिकंदर की मौत कब हुई थी? 323 में। यानी सिकंदर ने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, उसको बहुत ज़्यादा दौलत भी हासिल हुई थी। इसीलिए सिकंदर बादशाह ने कहा था कि जब मेरी वफ़ात होगी तो मेरे कब्र पे एक कतबा लगाइएगा और उस पर ये शेर लिख देना कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा था कि मेरे कफन से मेरे दोनों हाथ निकाल देना बाहर। तो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, ऐश व इशरत के सभी सामान आली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इससे इंसान को सोचना चाहिए, कितनी भी दौलत उसके पास हो जाए वो कुछ लेकर नहीं जाता। ठीक है, आगे चलिए। 321 कब्ल मसीह, क्या था? अर्थशास्त्र कौटिल्य की यानी तसनीफ हुई थी। ठीक है, आपको पता है चाणक्य ने, चाणक्य नाम का एक अर्थ था जिसने जो है इकोनॉमिक में एक किताब लिखी थी जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए चाणक्य था, इसने अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य चौथी यानी सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक, किसमें लिखी गई थी? ये जो है किताब संस्कृत में लिखी, इसीलिए संस्कृत आपकी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, जैसे अरबिक है। एक ग्रंथ है, इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। उसमें इकोनॉमिक्स से मुतालिक, पॉलिटिक्स से मुतालिक, एग्रीकल्चर से मुतालिक, जस्टिस से मुतालिक सारी चीज़ें उसमें बयान की गई। ठीक है, अपनी तरह का राज्य प्रबंधन विषय के प्राचीनतम ग्रंथ है, ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चाणक्य ने, ठीक है, कौटिल्य की तसनीफ की थी। कब की थी? 321 कब्ल मसीह। ठीक है, आगे है 200 यानी 32 और 272 कब्ल मसीह, अशोक आज़म का दौर आ जाता है। ठीक है,
185 कब्ल मसीह क्या है? पेशयाम्त्रा मौर्य, ठीक है, यानी जनरल ने सांगा हुकूमत की बुनियाद रखी, यानी मौर्य वंश इसी से आ जाता है 185 कब्ल मसीह, ठीक है। आगे 145 कब्ल मसीह, यानी चौला हुक्मरां पर टाका सेलोन पर कब्जा। आगे है 235, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, 235 कब्ल मसीह क्या था? दक्कन में, जो कि हैदराबाद है, दक्कन में यानी सतवाहना ख़ानदान की बुनियाद रखी गई थी 235 कब्ल मसीह, ठीक है। आगे चलिए, अब आ गया 26 कब्ल मसीह, क्या था? पांड्या राजा के सफ़ीर की रूम को रवानगी हुई थी। और अब आ गई ईसवी सदी, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए तब से ईसवी सदी शुरू हुई। 117 से 98 ईसा में कनिष्क खानदान का दौर चला है, कनिष्क खानदान का दौर चला। 332 ईसा गुप्त खानदान की बुनियाद, यानी गुप्ता वंश चला है। 360 ईसा में समुद्रगुप्त का शिमाली हिंद पर कब्जा, समुद्रगुप्त का हिंदुस्तान के जो शिमाली इलाका है यानी नॉर्थ का इलाका है उस पर कब्जा हुआ था। ये है 380। 413 में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दौर, ठीक है, यानी गुप्त खानदान का सुनहरा दौर माना जाता है। आगे है 606 ईस्वी में हर्षवर्धन की तख्त नशीनी। आगे है 609 ईस्वी में चालोकिया का उरूज, यानी उसका बोलबाला हुआ। आगे देखिए, आगे है 622। जब 622 ईस्वी आई, बहुत इम्पोर्टेंट है, 622 ईस्वी में हिजरी सन का आगाज़, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए, तो कब था? 622 ईस्वी थी, ठीक है। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पंजाब पे अटैक करके बहुत सारे हिस्से में अपना वर्चस्व यानी अपना गलबा कायम किया। बहुत से लोग मुस्लिम हुए, अरबी सीखे, लेकिन बाद में एक इल्ज़ाम की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलवा करके किसी साजिश के तहत उसको कत्ल कर दिया गया। नहीं तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अगर मोहम्मद बिन कासिम रहता तो हो सकता हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन यानी अरब की तरह हो जाती। चलिए, 753 ईस्वी में राष्ट्रीय कोर्ट का उरूज, ठीक है। आगे है 892 ईस्वी में मशरकी चालुक्य का उरूज। उरूज का मतलब होता है उनका बोलबाला। चलिए आगे चलिए, 1985 ईस्वी में चोला खानदान का राजा का उरूज, ठीक है। आगे है 126 ईस्वी में सोमनाथ पर महमूद गजनवी का हमला। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब अटैक किया था? यानी 1026 ईस्वी में, ठीक है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का दौर आता है। 1191 ईस्वी में पहली जंग तराइन मोहम्मद गौरी पर थोरी राज यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के दौरान लड़ी गई थी। आगे है 1192 ईस्वी में दूसरी जंग तराइन यानी तराइन की दूसरी जंग कायम की गई। 1206 ईस्वी में ख़ानदान गुलामान का क़याम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, बानी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़रिए ख़ानदान गुलामान का क़याम 1206 ईस्वी में हुआ। 1221 में क्या होता है? चंगेज़ खां मंगोल हुक्मरां का हमला।
1232 ईस्वी में कुतुब मीनार की बुनियाद, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। 1290 ईस्वी में खिलजी ख़ानदान की बुनियाद, इसका बानी कौन है? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। 1298 ईस्वी में मार्को पोलो की हिंदुस्तान में आमद, मार्को पोलो की हिंदुस्तान में आमद हुई। आगे है 1320 ईस्वी में तुगलक ख़ानदान की बुनियाद, बानी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और 1333 में इब्ने बतूता की हिंदुस्तान में आमद हुई। 1333 में इब्ने बतूता जो कि हिस्टोरियन था, उसकी आमद कब हुई? हिंदुस्तान में 1333 ईस्वी में। 1336 ईस्वी दक्कन में विजयानगर सल्तनत का क़याम, दक्कन में विजयानगर, ठीक है, सल्तनत का क़याम 1336, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी से मुताल्लिक़ फिर सब जो विजयवाड़ा वगैरह है उससे मुतासिर होकर उसका नाम रखा गया। 1398 में ईस्वी में क्या हिंदुस्तान पर तैमूर का हमला यानी तैमूर लंग का हमला हुआ था। 1424 ईस्वी में दक्कन में बहीमनी ख़ानदान का उरूज 1424 में हुआ था। 1451 में लोधी ख़ानदान की बुनियाद यानी बहलोल लोधी। 1469 में गुरु नानक की पैदाइश, गुरु नानक की पैदाइश 1469 में हुई थी। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता के बारे में कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। इब्ने बतूता, इसका दौर कब है? 1304 से 1368 या 1369 माना जाता है। वाज आ, ठीक है, मगरबी ट्रेवलर, कहाँ का था? मगरबी यानी ट्रेवलर यानी सयाह था। एक्सप्लोरर यानी चीज़ों को ढूंढने वाला, स्कॉलर था। और अ पीरियड ऑफ 30 ईयर फ्रॉम 1325 टू 1354 यानी 30 साल तक वो क्या है? सफ़र ही करता रहा। इब्ने बतूता विजिटेड मच ऑफ यानी बहुत सारे कंट्री का उसने दौरा किया। इसमें से अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है जो कि खाड़ी देश है, एशिया है, ठीक है, इबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। एंड नियर द एंड ऑफ हिज लाइफ ही डिक्टेटेड एंड अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, जब 30 साल उसने सफ़र किया उसके बाद उसने किताब लिखी जो कि रहला या रहलत से अरबिक लफ्ज़ है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा रहला। क्या है? रहला। रहला मतलब रहलत यानी कूच करना। रहला के नाम से इसकी किताब मशहूर है, ज़रूर याद रखिएगा। आ गिफ्ट टू द दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ सिटीज़ एंड द मार्वल्स ऑफ ट्रेवलिंग, जो चाहते हैं कि शहरों की जो अजीब व गरीब चीज़ों को देखें वो उनकी किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो बाद में किताब मशहूर है किससे? रहला के नाम से। आगे देखिए 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत का क़याम हुआ। 1490 अहमदनगर में निज़ाम शाही हुकूमत का क़याम हुआ। 1498 में वास्को डिगामा की कालीकट बंदरगाह पर आमद हुई, ठीक है, 1498 में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का यानी गोवा छोटा सा आप देखेंगे, छोटा सा एक राज्य है, गोवा पर कब्ज़ा। अल्बुकर्क गवर्नर, उसका गवर्नर कौन बना था? अल्बुकर्क। 1518 ईस्वी में गोलकुंडा, आप हैदराबाद के हैं तो गोलकुंडा ज़रूर देखे होंगे। गोलकुंडा में कुतुब शाही ख़ानदान की बुनियाद 1518 ईस्वी में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं तो जानना ज़रूरी है।
1518 ईस्वी में गोलकुंडा में कुतुब शाही ख़ानदान की बुनियाद। 1526 पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1530 में क्या है, हुमायूं की तख्ते नशीनी यानी हुमायूं का दौर शुरू हुआ। देखिए, वास्को डिगामा का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा 10th तक में किसी न किसी चैप्टर में। ये क्या था, ये वास्को डिगामा जो था यूरोपियन पुर्तगालीस यानी यूरोपियन पुर्तगालीस था। ठीक है, 1460 24 दिसंबर 1954 इसका दौर रहा है। वाज आ पुर्तगालीस एक्सप्लोरर एंड nobleman who was the first European to reach India by sea। पहला यूरोपियन है जिसने समुंदर के रास्ते से हिंदुस्तान का सफ़र किया, हिंदुस्तान में उसकी आमद हुई वास्को डिगामा की। चलिए आगे है 1539 ईस्वी में गुरु नानक की वफ़ात, शेरशाह के हाथों हुमायूं शिकस्त। 1555 ईस्वी में हुमायूं का दोबारा दिल्ली पर कब्ज़ा। ठीक है, 1556 ईस्वी में हुमायूं की वफ़ात, अकबर की तख्त नशीनी। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी जंग, हुमायूं और अकबर। 1569 ठीक है, यानी जिजिया की बर्खास्तगी। अकबर ने बाद में जिजिया कर जो लगाया गया था उसको निकाल दिया था, इसलिए अकबर को लोग बहुत अच्छा मानते हैं। 1565 ताली यानी कोटा की जंग और विजयनगर सल्तनत का खात्मा। आगे है 1571 में फतेहपुर सिकरी की बुनियाद किसने रखी थी, अकबर बादशाह ने। 1576 यानी हल्दी घाटी की जंग, अकबर की महाराणा प्रताप सिंह के बीच अकबर की जो जंग हुई थी वो हल्दी घाटी की जंग मानी जाती है। आगे है 1582 दीन इलाही मज़हब की बुनियाद किसने रखी थी, अकबर ने एक नया मज़हब कायम किया था जिसका नाम रखा था दीन इलाही। आगे है 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मौत हो जाती है। राणा प्रताप की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आगे है 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद 1600 ईस्वी में होती है। 1602 में क्या है, ईस्ट फ्रांसीसी कंपनी का क़याम किया जाता है। 1604 में अधिग्रंथ सिखों की मुक़द्दस किताब की तकमील होती है। 1605 ईस्वी में अकबर की वफ़ात और जहांगीर उसके बाद उनका बेटा जहांगीर की तख्ती नशीनी होती है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की वफ़ात और शाहजहां की तख्ती नशीनी होती है। ठीक है, अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब मुख्य रूप से यानी अहम तौर पे सिखों का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब याद रखिएगा। सिखों द्वारा इस ग्रंथ में 11 धार्मिक सिख गुरुओं की वंश परंपरा का अंतिम और संप्रभु गुरु माना जाता है। चलिए आगे है 1627 ईस्वी में क्या है, शिवाजी की पैदाइश, यानी जो महाराष्ट्र वाले। 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की वफ़ात और ताजमहल की तामीर। 1639 ईस्वी में सेंट जॉर्ज किला की तामीर, यानी कहाँ ये बना था, मद्रास यानी चेन्नई में। 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब की, देखिए 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब की तख्ते नशीनी याद रखिएगा। सबसे आदिल बादशाह, सबसे इंसाफ परस्त बादशाह कौन माने जाते हैं, औरंगज़ेब। 1664 ईस्वी में शिवाजी का छत्रपति खिताब। ठीक है, शिवाजी को किसका खिताब मिला था, छत्रपति का। 1666 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश वफ़ात। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश, ठीक है, वफ़ात। ठीक है,
वफात पैदाइश कब हुई 1666 में, वफात कब हुई 1708 में। 1707 में क्या है औरंगज़ेब की वफात, औरंगज़ेब की वफात कब हुई 1707 में। 1738 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। 1748 ईस्वी में पहली फ्रांसीसी और बरतानवी जंग। 1757 में जंग पलासी। सिराजुद्दौला पर अंग्रेज़ों की फतह। 1761 में पानीपत की तीसरी जंग अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। 1764 में जंग बक्सर मीर कासिम की शिकस्त हुई थी। 1767 से 69 मैसूर की पहली जंग, हैदर अली से अमन मुआहदा। 1772 में गवर्नर बंगाल वारेन हास्टिंग, बंगाल का गवर्नर वारेन हास्टिंग 1772 में आया, ठीक है, 72 में बनाया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कायम किया गया। 1775 से 82 में अंग्रेज़ों पर मराठों की पहली जंग, ठीक है। 1780 में महाराजा रंजीत सिंह की पैदाइश। 1780 से 84 दूसरी जंग मैसूर हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच लड़ी गई थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था अंग्रेज़ों के ज़रिए, इसके बारे में अगले स्लाइड में डिटेल से थोड़ा देखेंगे। 1790 से 1792 में क्या था तीसरी जंग मैसूर अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के बीच। 1796 में यानी वल्जली अंग्रेज़ गवर्नर जनरल बना। 1799 में मैसूर की चौथी जंग टीपू सुल्तान की शिकस्त और वफात 1799 हो गई थी। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 17, इसको दो नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 was passed in the British Parliament to rectify the defect of regulating act 1773. It resulted in dual control or joint government in India by Crown and Great Britain and the British East India Company with Crown having ultimate authority, ठीक है, इसीलिए इसको इस एक्ट को लाया गया था। आगे क्या है 1803 में दूसरी अंग्रेज़ व मराठा के बीच दूसरी जंग लड़ी गई थी। 1828 में विलियम बेंटेंग गवर्नर जनरल बने थे। 1831 में सिखों का उरूज हो जाता है। 1839 में रंजीत सिंह की वफ़ात हो जाती है। 1845-46 में सिखों और अंग्रेज़ों की पहली जंग होती है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन जाता है। 1848-49 में सिखों और अंग्रेज़ों की दूसरी जंग होती है। 1857 का गद्र, ठीक है, पहली जंग आज़ादी मानी जाती है, जो कि बहादुर शाह जफ़र के लीडरशिप में हुई थी। 1858 ताज बरतानिया ने अमाम हुकूमत संभाली, ठीक है। 1858 में सबको कुचल करके ताज बरतानिया ने सारी हुकूमत कंट्रोल की। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इसको क्या किया गया नाफिज किया गया, अमल में आया। 1868 ईस्वी में अम्बाला तक दिल्ली रेलवे का आगाज़, अम्बाला से दिल्ली तक। 1899 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन जाता है। 1905 में बंगाल का डिवीज़न हो जाता है 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की क़याम, ज़रूर याद रखना। 1909 में मिंटू मार्ले इस्लाहात की जाती है, यानी रिफॉर्म 1909 में। आगे क्या है 1914 में पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हो गई थी, 1919 तक चली थी, ठीक है।
1917 में एनी बेसेंट का कांग्रेस की सदर बनी। एनी बेसेंट कांग्रेस की सदर 1917 में बनी। 1918 में आलमी जंग का ख़त्म, लगभग 19 हो गया था। 1919 में जलियांवाला बाग कत्लेआम, याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जनरल डायर ने बहुत से लोगों को बैसाखी के दिन गोलियों से भून दिया था। 1922 में सिविल, कहते हैं ना, सिविल डिसओबीडियंस एक्ट, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी जिसको उर्दू में कहेंगे सिविल नाफरमानी तहरीक 1922 में हुई थी, कायम की गई थी। ठीक है, तहरीक शुरू हुई थी। 1923 में तुर्की कमाल पाशा की हुकूमत, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत। ठीक है, 1923 में देखिए, 1920 में ये हुआ था ना, खिलाफत मूवमेंट के ख़िलाफ़ ये सब जो आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, इसको याद रखना। 1923 में क्या है, स्वराज पार्टी, इसको किसने बनाया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1928 में साइमन कमीशन की आमद, ठीक है, जिसको बाईकाट किया गया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर इजलास, आज़ादी का मुतालबा। 1919 में 29 में कांग्रेस का लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, जो इजलास हुआ था उसमें आज़ादी का मुतालबा किया गया था। आगे है 1930 में क्या हो जाता है? 26 जनवरी यौम आज़ादी में, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को कानून लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में यौम आज़ादी मना लिया गया था कांग्रेस के ज़रिए। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम, यानी पूरे वर्ल्ड की, शुरू हो जाती है। 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, याद रखिएगा, में चलाया जाता है। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाती है। तो देखिए, आज की क्लास में हमने 1500 BC से 1947 तक जो भी की पॉइंट है, एक ही स्लाइड में हमने, एक ही क्लास में इसको डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, एक बार क्लास फिर देखिएगा, इंशाल्लाह जो इसके फैक्ट है आपके दिमाग में रहेंगे। इसमें इस हिस्ट्री से आपके सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट करके अपना मशवरा दे के अपनी राय लिख करके ज़रूर जाइए। दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कोई और दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9873603812 से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।